तो अब रिवाइज करेंगे हम लोग आई चैप्टर को। आई चैप्टर में आगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वगैरह वगैरह सब जानेंगे। सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सारा इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों है? क्योंकि रेलवे के एग्जाम में सीधे सीधे सवाल आता है और इस चैप्टर से अच्छा खासा सवाल आता है। तो आई में सबसे पहला चीज़ क्या है? आई क्या होता है? ये होता है। तो आंख ये होता है, पहला बात तो यही है। आंख का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा है? तो कॉर्निया है। कॉर्निया के बाद क्या है? एक्वस ह्यूमर। CAIB। CAIB। कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, आई से हो जाएगा आइरिस और पी से हो जाएगा प्यूपिल। कॉर्निया क्या है? आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई है। बहुत बढ़िया। ये क्या करता है? यही करता है, इट कॉजेज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कॉज करता है। और क्या है? यूज्ड इन आई डोनेशन। कॉर्निया को यूज किया जाता है आई डोनेशन में। एक्वस ह्यूमर क्या है? एक्वस ह्यूमर प्रोवाइड नरिशमेंट टू द कॉर्निया। एक्वस ह्यूमर समझिए क्या है? एक्वस ह्यूमर जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है कॉर्निया को। इस बात को समझना हम लोग को आसान है, ये बात समझना बहुत मुश्किल है नहीं। उसके बाद CAI। आई से कहा जाएगा आइरिस हो जाएगा। आइरिस हो जाएगा। आइरिस ये हो जाएगा जो कलर है ना भाई। ये कलर ऑफ द आई को रिस्पॉन्सिबल, कलर ऑफ द आई का रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो आइरिस है। आइरिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द आई। ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, ये किसकी वजह से होता है? आइरिस की वजह से होता है। डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है आइरिस का। ठीक है। और ये क्या करता है? कंट्रोल करता है साइज ऑफ पिपिल को। पिपिल क्या होता है? जैसे आप अचानक धूप में निकलोगे बाहर, तो कौन है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है या क्या बोलते हैं, रिलैक्स करता है? वो पिपिल करता है। तो पिपिल जो है वो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन इट। और पिपिल का साइज को कंट्रोल कौन करता है? आइरिस करता है। इट ऑल्सो डिटरमाइंस द कलर ऑफ आई। कौन? आइरिस। लेकिन पिपिल क्या करता है? टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन इट। किसमें? आंख में। इस ये कंट्रोल करने का काम है किसका है? पिपिल का है। आइरिस क्या है समझिए। लेंस क्या है? लेंस किसको कहेंगे? फोकस द लाइट रे ऑन द रेटिना। रेटिना क्या है? रेटिना वो जगह है जहां इट इज द स्पॉट वेयर इमेज इज फॉर्म। रेटिना आंख का वो जगह है जहां पे इमेज बनता है। वहीं पे ऑप्टिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कहाँ पे? रेटिना पे। ऑप्टिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेंस क्या था? समझ गया। लेंस क्या था दोस्त? लेंस वो है जो कि फोकस करेगा लाइट रे को रेटिना में। और रेटिना क्या है? तो रेटिना है, इट इज द स्पॉट वेयर इमेजेस फॉर्म। हेयर ऑप्टिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ब्लाइंड स्पॉट किसको कहेंगे? ऑप्टिक नर्व नेवर मीट रेटिना, उसी को हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। नो इमेज इज फॉर्म। ब्लाइंड स्पॉट में कोई भी इमेज फॉर्म नहीं करेगा। कलर ब्लाइंडनेस किसको कहते हैं? समझो बात को। कलर ब्लाइंडनेस किसको कहते हैं? जैसे रेटिना पे इमेज बन रहा है और रेटिना जो है वो कौन सेल का बना हुआ रहता है? रेटिना मेड अप ऑफ कौन सेल। और जिसको कलर ब्लाइंडनेस रहता है ना मेरे भाई, उसमें कौन सेल नहीं पाया जाता, उसके रेटिना में कौन सेल ही नहीं पाया जाता है। दैट्स वाई वो कलर ब्लाइंडेड रहता है। और ये हेरिडेटरी रहा है। ये प्रॉब्लम जो है कलर ब्लाइंडनेस का, वो हेरिडेटरी प्रॉब्लम है। पावर ऑफ एकोमोडेशन किसको कहेंगे? तो आई कैन चेंज द फोकल लेंथ। आई कैन चेंज द फोकल लेंथ। कैसे? विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल। सिलेरी मसल जो है वो क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ को चेंज करता है। इसका मतलब वो लेंस को चेंज करता है। कौन? सिलेरी मसल। आई कैन चेंज द फोकल लेंथ। इन्फिनिटी है भाई इसका लिमिट है ना। तो इसी को हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। किसको? आई कैन चेंज द फोकल लेंथ। और ये कैसे करता है? सिलेरी मसल के हेल्प से करता है। लीस्ट डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है। 25 सेंटीमीटर तक हम लोग लीस्ट डिस्टेंस है जो देख सकते हैं। इसके आगे हम लोग को देखने में दिक्कत होता है। 25 सेंटीमीटर तक हम लोग आराम से देख लेंगे, इससे आगे देखने में दिक्कत होता है। डिफेक्ट ऑफ आई क्या क्या है? हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? मायोपिया क्या होता है? हमको जो है वो है मायोपिया, मतलब हमको दूर का नहीं दिखता है। अच्छा। लेकिन इसका मतलब है कि ये हमको नियर साइटेडनेस है। इसका मतलब नियर साइटेडनेस का मतलब है कि रेटिना के आगे बन जा रहा है इमेज, इसीलिए हमको दूर का नहीं दिख रहा है। इसीलिए इसको मायोपिया कहेंगे। और ये करेक्ट होता है कनकेव लेंस से जो हमको लगा हुआ है। -2.5 का पावर है मेरा डायप्टर, -2.5 डायप्टर। समझो मायोपिया क्या हुआ, फिर से बोल दे रहे हैं। मायोपिया हुआ
नियर साइटेडनेस, लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है। दूर का नहीं दिख रहा है लेकिन नियर साइटेडनेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है वो रेटिना के आगे इमेज बन जा रहा है। हाइपरमेट्रोपिया क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया होगा जब रेटिना के पीछे इमेज बन जाएगा, रेटिना के पीछे इमेज बन जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, सब खत्म है यहाँ पे। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। और ये ठीक कैसे होता है हाइपरमेट्रोपिया? कन्वेक्स लेंस से। दूर की चीजें नहीं दिखती है, रेटिना के पीछे इमेज बन रहा है, दूर की सामने की चीजें नहीं दिख रही है। किसमें? हाइपरमेट्रोपिया में। वहां पे रेटिना के आगे बन जा रहा है, दूर की चीजें नहीं दिख रही है। कहाँ पे? मायोपिया में। तो ये दो बीमारी है, ठीक हो जाएगा इस। और क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया पॉजिटिव लेंस से ठीक होता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस से ठीक होता है। यूजुअली अकर्स 40 ईयर्स, 40 साल की उम्र में होता है। लेकिन कॉन्केव लेंस वाला प्रॉब्लम जो है, यानी कि मायोपिया जो है, वो बचपन से ही होने लगता है। यानी कि रेटिना के आगे इमेज बनना स्टार्ट हो जाता है, ये बचपन से ही होता है। ये 10-12 साल में लग जाता है चश्मा। किसी किसी का तो और छोटा उम्र में लग जाता है, जैसे मेरा 16-17 साल में लगा। हो गया। उसके बाद क्या है? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है? लेंस हार्ड हो जाता है। लेंस हार्ड हो जाता है और इसके वजह से विथ एज लेंस हम लोग का हार्ड हो जाता है, और ये लूज कर देता है फ्लेक्सिबिलिटी को। जब फ्लेक्सिबिलिटी को लूज कर देगा तो ऑब्वियसली वो लेंस बार बार चेंज नहीं होगा अपने हिसाब से। एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन कम होगा, है ना? पावर ऑफ एकोमोडेशन कम होगा तो ऑब्वियसली दिक्कत होगा। तो प्रेस बायोपिया में क्या होता है, हम लोग जैसे अभी है ना, हमको क्या बोलते हैं, दूर का दिक्कत हो रहा है। तो एक टाइम आएगा कुछ साल बाद, 10 साल 12 साल के बाद, हमको सामने का भी दिक्कत होने लगेगा। उसी को हम लोग प्रेस बायोपिया कहते हैं। यानी कि पहले तो दूर का दिक्कत था ही, अब सामने का भी होने लगा। तो हम लोग को दोनों लेंस लगाना पड़ेगा, यही इसका उपाय है। यही इसका उपाय है। बाइफोकल होना पड़ेगा हम लोग को। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लगाना पड़ेगा। यही इसका उपाय है, किसका? प्रेस बायोपिया का। यहाँ तक कहानी खत्म है, प्रेस बायोपिया तक का बीमारी। ग्लॉकोमा और ट्राकोमा क्या होता है? ये भी एक आई बीमारी है, और ये खतरनाक आई बीमारी है। ग्लॉकोमा तो हेरिडिटरी है, इसका तो कोई उपाय भी नहीं, इलाज भी नहीं है। क्या होता है ग्लॉकोमा? बोथ कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन आई प्रेशर। आई का जब प्रेशर बढ़ जाता है तब जाके ग्लॉकोमा और ट्रॉकोमा होता है। ग्लॉकोमा इज इनहेरिडेटरी, और ट्रॉकोमा जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। लेकिन दोनों का उपाय नहीं है। टोनो प्रेशर एक यंत्र है जिससे हम लोग आई के प्रेशर को नापते हैं। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा था एक बार रेलवे में। इसलिए बोलते हैं कि इस वीडियो में बोला गया हर एक शब्द रामबाण है, उसको याद करके ही जाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के हम रिवीजन वीडियो बनाते हैं खुद के लिए। तो मेरा एग्जाम है भाई। तो क्या बोलते हैं, टोनोमीटर क्या होता है? तो टोनोमीटर होता है एक ही चीज। क्या वो यंत्र है जिससे आई प्रेशर को नापते हैं। ग्लॉकोमा और ट्रैकोमा होता है। और ये ग्लॉकोमा और ट्रैकोमा जो है, ये हमारा क्या बोलते हैं, आई प्रेशर बढ़ने से ये बीमारी होती है। ठीक है। अच्छा, आई प्रेशर को हम लोग इंटर इंट्रो इंट्राकुलर प्रेशर भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आई प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोकुलर प्रेशर भी बोलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस किसको कहेंगे? तो वही बता दिए तुमको। रेटिना जो है वो कौन सेल का बना हुआ रहता है, और जिस रेटिना में, जिस आंख का रेटिना में कौन सेल नहीं है, उस वो कलर ब्लाइंडनेस से वो व्यक्ति जूझता है। ठीक है, समझ गए? बढ़िया। कौन सेल, कलर ब्लाइंडेड पीपल में कौन सेल एब्सेंट रहता है, समझ गए? अब आते हैं हम लोग विजुअल लाइट में। क्या होता है विजुअल लाइट? देखो, रिफ्लेक्शन पढ़े थे, रिफ्रैक्शन पढ़े थे ना हम लोग। एक मीडियम से दूसरा मीडियम जा रहा था लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ए प्रिज्म। देखो, रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया, वगैरह वगैरह, एंगल ऑफ डिविएशन हो गया। इतना कुछ अभी नहीं समझना है, क्योंकि हम प्रॉपर वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम खुद के लिए रिवीजन वीडियो बना रहे हैं। खुद से दिमाग लगाना है, खुद से इमेजिन करना है क्या है सब कुछ। बस तुम इतना जानो कि डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इन ए ग्लास प्रिज्म, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इन ए ग्लास प्रिज्म गिव विजिबल रे। जो विबग्योर है, विजिबल लाइट हम लोग को मिलता कैसे है? डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इन ए ग्लास प्रिज्म, ये एक प्रोसेस होता है, ये एक फेनोमेना होता है जिसके वजह से हम लोग को विजुअल लाइट मिलता है। विबग्योर, विबग्योर, विब, VIBGYOR, विबग्योर। और जो वायलेट है, जो नीचे है, सबसे नीचे वायलेट, उसका सबसे कम है।
क्या? वेवलेंथ। तो इंक्रीजिंग ये सबसे कम से उठ के सबसे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है? तो इंक्रीजिंग लेंथ में बढ़ रहे हैं हम लोग, विप की ओर। क्या? वेवलेंथ। सबसे कम किसका हुआ? सबसे कम हुआ वायलेट का। सबसे ज्यादा किसका हुआ? रेड का। रेड का कितना है? तो रेड का जो वेवलेंथ है वो 720 नैनोमीटर है, और वायलेट का कितना है? 400 नैनोमीटर है। तो स्कैटर कौन करेगा सबसे ज्यादा? डेविएट कौन करेगा सबसे ज्यादा? वायलेट कलर। वायलेट कलर डेविएट करेगा बहुत जबरदस्त, लेकिन रेड कलर क्या डेविएट करेगा क्या? नहीं। उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वो डेविएट कम करेगा। और डेविएट सबसे ज्यादा कौन करेगा? व्हाइट लाइट टकराया प्रिज्म में, ये प्रिज्म है, और ऐसे बना सतरंगा। सबसे नीचे क्या हुआ? क्या बोलते हैं, विबग्योर। सबसे ऊपर क्या हुआ? रेड। उसके बाद क्या हुआ? चूंकि हाईएस्ट है, यहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जा रहा है वेवलेंथ, और यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है वेवलेंथ। विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, वायलेट हो गया। वायलेट के बाद इंडिगो हो गया। इंडिगो के ऊपर ब्लू हो गया, विब। उसके ऊपर ग्योर, जी ग्रीन हो गया। उसके ऊपर ऑरेंज हो गया। उसके ऊपर येलो हो गया। उसके ऊपर रेड हो गया। विबग्योर, VIBGYOR। ऑरेंज हुआ सेकंड में, थर्ड में होगा येलो। ये है। कैसे मिलता है? डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इन ए ग्लास प्रिज्म से हम लोग को विबग्योर मिलता है। रेड का हाईएस्ट वेवलेंथ, क्या बोलते हैं, हाईएस्ट वेवलेंथ है 720 नैनोमीटर, और वायलेट का लोवेस्ट वेवलेंथ है 400, क्या बोलते हैं, 400 नैनोमीटर। और सबसे ज्यादा डेविएट कौन करेगा? वायलेट। सबसे कम डेविएट कौन करेगा? रेड। यहाँ तक आराम से समझ आ रहा होगा। रेड ज्यादा स्पीड का है, तो लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अभी डिविएशन वाला बात बोले। और वायलेट लेस स्पीड का है, तो मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म को ही हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे इस केस में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? देखो, इसको याद करने का ट्रिक है। और ये क्या है? लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ यहाँ रहेगा और सबसे कम वेवलेंथ यहाँ रहेगा। ठीक है, कौन कौन पढ़ता है? सबसे कम वेवलेंथ यहाँ है, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ यहाँ है। एनर्जी इक्वल टू SC बाई लेमडा होता है। SC क्या हो गया? प्लैंक कांस्टेंट हो गया। और C क्या हो गया? स्पीड हो गया। SC बाई लेमडा एनर्जी होता है। तो लेमडा जितना ज्यादा, उतना कम एनर्जी। तो वेवलेंथ यहाँ वाला का सबसे ज्यादा है। अभी बता नहीं रहा है कि क्या है, यहाँ पे कौन है। बस इतना समझो, यहाँ वाला का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और फिर डिक्रीजिंग लेंथ पे लगा हुआ है वेवलेंथ का। तो यहाँ का एनर्जी सबसे, यहाँ वाला का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, तो यहाँ का एनर्जी सबसे कम होगा। अब इसको याद करो। रिच मैन इन रिच मैन इन विक्टर यूजेज एक्स गोल्ड। ऐसे याद करो, रिच मैन इन विक्टर यूजेज एस गोल्ड। रिच से हो जाएगा रेडियो वेव, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, एनर्जी सबसे कम। रेडियो वेव कैसे, कहाँ पे क्या यूज करते हैं रेडियो वेव का? यूज फॉर कम्युनिकेशन। रिच मैन, मैन से हो जाएगा माइक्रोवेव। वेवलेंथ इसका ज्यादा है, लेकिन कम, क्या बोलते हैं, रेडियो वेव से कम है। अब हम लोग डिक्रीजिंग वे में बढ़ रहे हैं। रिच मैन इन विक्टर यूजेज गोल्ड। रिच से हो जाएगा रेडियो वेव, यूज फॉर कम्युनिकेशन। उसके बाद मैन से हो जाएगा माइक्रोवेव, यूज फॉर कुकिंग एंड रडार सिस्टम। यूज्ड इन कुकिंग एंड रडार सिस्टम, माइक्रोवेव। रिच मैन इन इंफ्रारेड यूज फॉर हेयरिंग डिवाइस, इन विक्टर, विक्टर से हो जाएगा विजुअल। और विजुअल में क्या था? विबग्योर था, जो डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इन बाई ए ग्लास प्रिज्म के प्रोसेस से मिल रहा था। तो रिच मैन इन विक्टर हो गया। यूजेज, अल्ट्रावॉयलेट रेज यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। अल्ट्रावॉयलेट रेज यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। यूजेज एक्स गोल्ड। एक्स से क्या हो जाएगा? एक्स रे। एक्स से क्या हो जाएगा? एक्स-रे। देख लो कितना इंपॉर्टेंट बता रहा है। और एक्स-रे क्या होता है? तो ये डायग्नोसिस ऑफ बोन एंड टीथ, डायग्नोसिस ऑफ बोन एंड टीथ को का यूज करते हैं एक्स-रे के माध्यम से। और उसके बाद लास्ट में है एक्स गोल्ड। गोल्ड से हो जाएगा गामा रेज, यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। और एक्सरे का जो डिस्कवरी है वो किसने किया था? विल्हम विल्हम रॉन्टगेन ने। पूछता है, विल्हम रॉन्टगेन। और गामा रेज का किसने किया था? पॉल विलार्ड ने।
और रेडियो वेव का किसने किया था? हेनरिच हर्ट्ज हर्ट्ज ने, है ना? फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, तो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज कर रहा है, और वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट, और एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। यानी कि गामा रेज का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा और एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वेवलेंथ कम है सबसे ज्यादा। तो लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है, लेकिन लेफ्ट टू राइट फ्रीक्वेंसी एंड क्या बोलते हैं, एनर्जी इंक्रीज करेगा। अब रेनबो पे अब आते हैं इस दो चार इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। रेनबो कैसे बनता है? तो रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिस्पर्सन। एकदम सीधा क्वेश्चन है। टू रिफ्रैक्शन एंड वन रिफ्लेक्शन। दो रिफ्रैक्शन होता है और एक रिफ्लेक्शन होता है, जिसके थ्रू, और इसको हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं, और इसी से हम लोग का रेनबो फॉर्म होता है। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन। डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इज सोन हेयर। डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट होता है जैसे प्रिज्म में होता है वैसे ही। दो रिफ्रैक्शन होता है और एक रिफ्लेक्शन होता है। प्रिज्म में भी यही होता है, दो रिफ्रैक्शन होता है और एक रिफ्लेक्शन होता है। रेनबो में भी यही होता है। ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट में, रिफ्रैक्शन इन एटमॉस्फेयर, ये एक टॉपिक है, और इस टॉपिक से हम लोग को समझना है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ये कैसे होता है? ये अर्थ अर्थ एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट के वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का फिनोमेना होता है। हम लोग को जो तारा चमकते हुए दिखता है वो क्यों दिखता है? क्योंकि अर्थ एटमॉस्फेयर का एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा होता है। अर्थ एटमॉस्फेयर का एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, इसीलिए हम लोग को ट्विंकलिंग ऑफ स्टार दिखता है। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सन, ये भी क्यों होता है? रिफ्रैक्शन इन एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। In this phenomena, sun appears to rise early before 2 minutes and set late by 2 minutes. When the rays from the sun hit atmosphere, they get refracted. तो रिफ्रैक्शन के वजह से हम लोग को सूरज 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है और 2 मिनट के बाद भी दिखते रहता है। मतलब उसका उदय हो चुका है फिर भी वो दिखता है 2 मिनट तक, और वो अभी तक उदय नहीं हुआ है फिर भी हम लोग को दिखता है। अस्त हो चुका है फिर भी दिखता है, और उदय होने से पहले ही दिख जाता है। तो इसका मतलब क्या है? क्या बोलते हैं, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट हम लोग को क्यों दिखता है? एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट हम लोग को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है, और साथ में ही ट्विंकलिंग ऑफ लाइट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी हम लोग को क्यों दिखता है? तो हम लोग को ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी इसीलिए दिखता है। किस लिए? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज निकल गया। सीधा सीधा पूछता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस फेनोमेना की वजह से होता है? तो भैया एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। अब आते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट? तो ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर बिकॉज इट ट्रेवल हैज शॉर्टर स्मॉलर वेव। आवर स्काई अपीयर्स ब्लैक विदाउट एटमॉस्फेयर। देखो, अगर ब्लू कलर नहीं रहता ना भैया, तो हमारा ब्लू कलर स्कैटर सबसे ज्यादा करता है, इसीलिए ब्लू कलर दिखता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से हम लोग का क्या बोलते हैं, स्काई जो है वो ब्लू दिखता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहता, एटमॉस्फेयर में स्कैटर नहीं होता ब्लू कलर, ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है और हम लोग को दिखता है, बस नहीं समझो। नहीं तो हम लोग का एटमॉस्फेयर ब्लैक रहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, ये क्यों होता है? ये भी होता है रेड कलर का स्कैटरिंग की वजह से। रेड कलर लाइट स्कैटर द लीस्ट by the molecule present in the air. So at sunset and sunrise, the sunlight travels longer path through the atmosphere to reach our eyes. क्योंकि रेड कलर स्कैटर कम करता है, फैलता ज्यादा है, स्कैटर कम करता है, तो उसका वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा है तो वो दूर तक दिखता है। इसीलिए सनराइज के समय में वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से रेड लाइट हम लोग को दिखता है। इसीलिए सन और सनसेट के समय सन हम लोग को लाल दिखता है, क्योंकि स्कैटर कम कर रहा है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फेनोमेना की वजह से सनसेट और सनराइज के समय सूरज लाल दिखता है। डिले किस फेनोमेना की वजह से दिख रहा था? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। लाल किस फेनोमेना से दिख रहा है? लाल दिख रहा है हम लोग का स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि रेड स्कैटर कम करता है, दैट्स व्हाई। लीस्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है, इसीलिए वेवलेंथ उसका ज्यादा है, तो हम लोग को वो दिख रहा है। अच्छा, एटमॉस्फेयर ब्लू क्यों दिख रहा है? स्काई ब्लू क्यों दिख रहा है? क्योंकि ब्लू बहुत ज्यादा स्कैटर कर रहा है, इसीलिए स्काई जो है वो ब्लू दिख रहा है। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज था।
टिंडाल इफेक्ट क्या होता है? तो कोलाइडल सोल्यूशन स्कैटर द लाइट मोस्ट बिकॉज द डिस्पर्स पार्टिकल ऑफ कोलाइड आर बिगर एंड दे डिफ्लेक्ट लाइट। व्हाई आर डेंजर साइन आर रेड? रेड हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, बता दिए, एंड इज लीस्ट स्कैटर्ड, जो उसको अलाउ करता है सबसे लंबी दूरी तय करने में, रेड लाइट को। इसीलिए हम लोग जो सिग्नल है, जो डेंजर का सिग्नल है, वो रेड लाइट से डिनोट करते हैं, ताकि दूर तक वो क्या बोलते हैं, उसका वेवलेंथ की वजह से वो दूर तक जाए, वो स्कैटर करता नहीं, वो ज्यादा फैलता नहीं है, वो एक ही दिशा में रहता है, इसीलिए हम लोग वो दिख जाए दूर से। रेड लाइट हम लोग को दिख जाता है दूर से, दैट्स वाई हम लोग रेड लाइट। और ये बहुत बहुत हेल्प करता है भाई। इसीलिए हम लोग का जो ब्रेकिंग लाइट भी है वो भी रेड है, ताकि दूर से पता चले, हम लोग गाड़ी में जब ब्रेक लगा रहे हैं तो दूर से पता चले कि भैया हाँ, सामने वाला गाड़ी ब्रेक लगा रहा है, मतलब आगे डेंजर होगा, इसीलिए। ठीक है। टिंडाल इफेक्ट क्या होता है? तो कोलाइडल सोल्यूशन टिंडाल इफेक्ट को शो करते हैं। ठीक है। डस्ट पार्टिकल दिखता है टिंडाल इफेक्ट से, इतना ही समझना है इसमें, और कुछ नहीं। लास्ट क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो दिस फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इल्यूजन। सीधा सीधा क्वेश्चन आया था एक बार कि विच फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इल्यूजन। पता नहीं क्या क्या मार के आया था सब। इसका आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एग्जाम्पल क्या है? मिराज, ऑप्टिकल फाइबर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल मिराज है, ऑप्टिकल फाइबर है। कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं। क्या होता है कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ नहीं जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि एक मीडियम में इतना बार रिफ्लेक्शन हो गया और दोबारा रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख में आ रहा है, इसलिए हम लोग को ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। मतलब 2-3 बार रिफ्लेक्शन हो गया, इसीलिए हम लोग को वो चीज़ उल्टा दिखने लगता है। ठीक है? और ये मिराज में होता है, डेजर्ट वगैरह में होता है। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करता है तब होता है। लाइट शुड हिट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। लाइट शुड हिट द एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल एंड लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। बस टोटल इंटरनल खत्म हो गया। ऑप्टिकल फाइबर का यूज कहाँ होता है? ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फेनोमेना में काम करता है, और इसका यूज कहाँ होता है? टेलीकम्युनिकेशन में होता है, मेडिसिन में होता है, डाटा स्टोरेज में होता है, और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में होता है। जो तार बिछता है ना नीचे, ऑप्टिकल फाइबर ही बिछता है। तो ये डाटा कम्युनिकेशन के लिए बिछता है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए बिछता है, डाटा स्टोरेज के लिए भी बिछता है, मेडिसिन के लिए भी होता है। ये हेल्प है ऑप्टिकल फाइबर का, और ये हेल्प है इस फेनोमेना का। आई चैप्टर भी रिवाइज कर लिए हैं। होपफुली आई थिंक 20-22 मिनट में ये वीडियो बना है, और इसको बार बार देखो, एग्जाम सामने ही है 7-8 दिन में। उम्मीद करते हैं कि एग्जाम अच्छा जाए। सेकेंड बार CBT 2 में बुलाने का मौका दे रहे हुए। थैंक यू वेरी मच।